मैं अभी आपका ट्विटर देख रहा था, तो इसमें एक आलोक पाठक जी, आपने इंडिया टुडे मैगजीन का एक कवर जो है शेयर करते हुए लिखा है, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं कि आदरणीय अरुण पुरी जी, पहले आप में सच छापने की हिम्मत थी, अब नहीं है। तो ये बात 14 साल आप काम करने के बाद आप कह रहे हैं, तो जरूर इसके पीछे एक गहरी सोच है, अनुभव है ना, प्रामाणिकता है। तो मतलब क्या वाकई इंडिया टुडे में सच छापने की अब हिम्मत नहीं है? यार देखिए, मैं अभी इंडिया टुडे का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कहूँ, मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि अरुण पुरी जैसा मालिक मिलना मुश्किल है। वो अपने एम्प्लॉइज को पूरी सहूलियत देते हैं और अपने यहाँ लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। मैं इंडिया टुडे में रहा हूँ और आप मेरे ट्वीट्स उठा के देख लीजिए। मैंने 2014 से लेकर 2019-20 तक, जब तक मेरे ऊपर मोदी भक्ति का चश्मा चढ़ा था, मैंने राजदीप सरदेसाई की भयंकर खिंचाई की थी ट्विटर पे। किसी ने मुझसे पलट कर नहीं पूछा कि भैया तुम उसी संस्थान में नौकरी करते हो, उसी संस्थान में राजदीप सरदेसाई नौकरी करते हैं, तुम मेरा क्यों लिखते हो। तो एक बड़ी बात थी कि अभिव्यक्ति की आजादी थी। हम लोग अपनी बात अपनी मीटिंग में कह सकते थे और इंडिया टुडे ने झुकना नहीं सीखा था। मैं जब इंडिया टुडे में 2006 में ज्वाइन किया, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, कानपुर के आईटी के डायरेक्टर से, पॉलिटिशियंस से, सब मिलते, सब कहते थे भैया इंडिया टुडे सरकार बदल देती है। लोग जिक्र किया करते थे। एक आसाम में, उड़ीसा में कालाहाड़ी की स्टोरी का जिक्र हुआ था, जहाँ पे बिना खाए लोगों की मौत हो गई थी। वो स्टोरी हमारे पूर्व उप संपादक अर्जन नर्मद ने की थी, जो चले गए। तो इंडिया टुडे स्टोरी की चर्चा हुआ करती थी कि हर बड़े मुद्दे पे इंडिया टुडे ने एक स्टैंड लिया जिस तरह से। तो वो कहीं ना कहीं अब वो दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत सी चीजें वो रोज देखते नहीं है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब जो लोग बैठे हैं वो शायद सिस्टम को खुश करने में ज्यादा लेकिन यकीन आपने ये रखते जो हैं। ट्वीट किया है, ये ट्वीट में लास्ट में लिखा है आपने कि अरुण पुरी जी, पहले आप में सच छापने की हिम्मत थी, अब नहीं है। तो क्या इंडिया टुडे बदला है? इंडिया टुडे में इधर कुछ ऐसा हुआ है कि उसे लग रहा है आपको अलग के दबाव में है वो? ये ट्वीट आपका जो है ना, शुरू से मैं पढ़ दे रहा हूँ, रोज सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं साहब, फिर भी इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं साहब। अब आज किसानों से बात करने का इवेंट है, इसमें कई लोगों को टैग किया है, फिर और लास्ट में लिखा है कि आदरणीय अरुण पुरी जी, पहले आप में सच छापने की हिम्मत थी, अब नहीं है। नहीं, ये मेरा दर्द है। मैं, चूंकि मैंने उनको बड़े, जब मैं पढ़ता था 1986 से लेकर 90 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो राजीव गांधी जी एक डिफेमेशन बिल लेके आए थे। बहुत पुराना दौर याद कीजिएगा। और डिफेमेशन बिल की तैयारी की थी जब राजीव गांधी के पास 400 सीटें थी। तो एक कवर आया था कि उसमें अरुण पुरी जी ने जिक्र किया था इस बिल में कि ठीक है कि हम फोटो खिंचाते वक्त आपके पैर के पास बैठते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो उस डिफेमेशन बिल का भी इंडिया टुडे ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था, इमरजेंसी का विरोध किया था। तो वो एक ऐसी पत्रिका थी जिसको मैं, मतलब मैं, जब से मैंने पढ़ना सीखा है, मुझे याद है मेरे चाचा डॉक्टर हुआ करते थे रौदौली में, और वो बस्ती से 30 किलोमीटर दूर थी। मेरे चाचा लोग मैगजीन लेके आया करते थे इंडिया टुडे, तब वो अंग्रेजी में आती थी, हर महीने में 2 कॉपी आती थी, तो उसको मैं पढ़ा करता था। तो तब से मैंने देखा था कि इंडिया टुडे एक बहुत ही एक हर चीज पे बहुत खुल के स्टैंड लेती है। आप अगर पिछले दो लेकिन तीन अभी सालों का कवर देखिएगा, उन्होंने कई बार मोदी के खिलाफ। ये ट्वीट जो बता रहा है, ट्वीट के मतलब, ट्वीट के अनुसार जो है कि इधर कुछ सच छापने में कुछ साहस की कमी दिखी है। ये ट्वीट में आपका चाहता हूं, जो आपने ही लिखा है उसके बारे में जानना चाह रहा हूं कि क्या इधर इंडिया टुडे, आप जो बात कर रहे हैं अतीत की मुझे बात कर रहे लगता है हैं। कि अब वर्तमान मुझे लग रहा है कि मैगजीन कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो सरकार को बचाना चाहते हैं, लेकिन टीवी में तो कई बार वो अटैक भी करते हैं, कई बार डिफेंड भी करते हैं। लेकिन मैगजीन में मूलतः वो डिफेंड ही करते हैं। जो एज ए पाठक मुझे लगता है, एज ए रीडर लगता है कि मैगजीन में खुल के सरकार के ऊपर अटैक नहीं होता है। आलोक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो इंडिया टुडे के लोग बिजनेस करते हैं, मैंने, आप चूंकि जनरल मैनेजर रहे हैं आप, तो उसमें जैसे अभी फिर से आया है कि देश के कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन, संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के बारे में रेटिंग आती है। ये कितना पेड होता है और कितना जेन्युइन होता है? क्योंकि आप नहीं, जुड़े सर्वे तो रहे हैं पूरे आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़े रहे हैं, इसलिए सर्वे थोड़ा तो पूरे। आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, देखिए, अगर अगर इंडिया टुडे के जो सर्वे है ना, एजुकेशन का सर्वे, वो बहुत ही क्रेडिबल है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी करती है, उसमें एडिटोरियल का हम लोग का कोई रोल नहीं होता है।
तो और उसमें आप देखिए जितनी भी टॉप इंस्टीट्यूट है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, ज्यादातर गवर्नमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन सर्वेज में तो खासकर मुझे लगता है कि आज भी पूरी ईमानदारी में बरती जाती है। तो क्या ये ऐसी भी चर्चाएं होती है कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाता है पैसे लेके, तो वो उनको कैसे ऑब्लाइज करते हैं? क्योंकि हम लोग, मैं तो संपादकीय में रहा हूँ एडिटोरियली, तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है मार्केटिंग। मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा मार्केटिंग के हमें ट्रिक्स बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट होती हैं ये मैगजीन्स, बिजनेस कैसे लेती हैं, कैसे पाती हैं देखिए प्राइवेट शिक्षण मैगजीन जो संस्थान? बिजनेस लेती है दो तरीके से लेती है। एक तो एडवर्टीजमेंट होता है, दूसरा आजकल एक एडवर्टोरियल एक टर्म चला है कि आप इम्पैक्ट फीचर या फोकस एजुकेशन करके अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, आपके अंदर क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। ठीक है, आप आईआईटी की तरह नहीं आ सकते हैं, तो हम मतलब जब हम इंडिया में हुआ करते थे तो जो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो अपने पेड आर्टिकल छपवाया करते थे कि फोकस एजुकेशन में, इम्पैक्ट फीचर में, कि भैया हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ताकि जो स्टूडेंट या गार्जियन जो पढ़ रहा है, देख रहा है, कि उसको एक ऑप्शन पता चल जाए कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है, वो अपनी बात कहें। तो पेड आर्टिकल का एक दौर आ गया है टाइम्स ऑफ इंडिया और सारे अखबारों मैगजीन में। तो इंडिया टुडे तो कम से कम ये करता है कि उसको फोकस एजुकेशन या इम्पैक्ट फीचर करके छापता है, लेकिन वो पेड आर्टिकल है, तो वो रिस्पॉन्स फीचर की तरह है। जी। इंडिया टुडे में एक चर्चा और होती रहती है अक्सर कि वहां पे दो तरह का रेट चार्ट होता है। एक रेट चार्ट सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है। माने जैसे सरकार से बहुत ज्यादा चार्ज लेके वो लोग पैसे लेते हैं, प्राइवेट से बहुत कम रेट पे पैसे लेते हैं। क्या ऐसी भी कुछ चीजें होती है क्या? मुझे लगता है कि जितने भी पब्लिकेशन हैं, चाहे वो मैगजीन अखबार, जिनके भी डीएपी रेट नहीं है, अगर उनकी सरकार सीएजी से जांच करा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। कि जितने भी बड़ी मैगजीन्स हैं जिनका कोई डीएपी रेट नहीं है, वो सारी मैगजीनें और सारे अखबार वो अखबारों से ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो क्या ये डीएमपी में रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया टुडे? नहीं, डीएपी रेट तो बहुत से अखबारों मैगजीन को नहीं मिला है, तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट से रेट चार्ज करते हैं। ओके ओके, मतलब डीएपी रेट अगर फिक्स नहीं है उनका तो वो फिर वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं उनसे? सरकार और पब्लिकेशन के बीच के विवेक का निर्णय है कि वो किस रेट पर, क्योंकि अभी यशवंत भाई एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2012 के बाद से जो प्रिंट मीडिया है, उसके पहले क्या था कि गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजिंग थी प्रिंट मीडिया में, उसका शेयर जो है 8 से 10% होता था, लेकिन अभी ये बढ़कर 30 से 40 और कुछ जगहों में 50% तक हो गया है। तो जब आप किसी जगह से आपकी पूरी आमदनी का 30% या 40% किसी एक सेगमेंट से आएगा तो वो दबाव तो दिखेगा ही। तो और मोदी जी ने एक काम और कर दिया, 2019 में जाते जाते उन्होंने सारे अखबारों के डीएपी रेट 25% बढ़ा दिए, जबकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जितनी भी प्रिंट की सर्कुलेशन है वो रोज दिन पर दिन कम हो रही है। लेकिन चूंकि वो 2019 में मोदी जी को डायरेक्टली मीडिया से फायदा लेना था, तो जाते जाते सारे मीडिया हाउस इसका डीएपी रेट 25% बढ़ा दिया। कोरोना काल में सारे अखबारों की प्रिंटिंग कम से कम 50% कम हो गई है, लेकिन उनको वो आज भी बड़े हुए डीपी रेट में विज्ञापन ले रहे हैं। प्रिंट के लिए तो खासकर। जी, एक मैं ट्वीट आपका देख रहा हूं जिसमें लिखा है आपने, हर चैनल को मनमाफिक खबर चलाने के लिए योगी जी लगभग 1.5 करोड़ रुपए हर महीने दे रहे हैं। कल ही सबके लिए टीकों की व्यवस्था भी होगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता टाइम पे टैक्स देते रहिए ताकि योगी जी खुलकर प्रचार करते रहें और बड़े मीडिया वाले भी मस्त रहें। तो ये क्या है? मैंने हर चैनल को मनमाफिक खबर चलाने के लिए योगी जी लगभग 1.5 करोड़ रुपया हर महीने दे रहे हैं, ये आपने लिखा है ट्विटर पे, जो है बड़ा गंभीर आरोप है। नहीं, मैंने आपको बोला ना कि जब आपकी आमदनी का 40 से 50% एक ही जगह से आएगा, तो आपको उस आदमी को रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई प्राइवेट क्लाइंट हो चाहे कोई गवर्नमेंट क्लाइंट। आप ये देखिए, एक जमाने में सहारा के खिलाफ खबरें छपती थी। सहारा बहुत बड़ा विज्ञापन आता था, लखनऊ का था। किसी भी अखबार मीडिया चैनल ने कोई स्टोरी की नहीं की। एक बार आउटलुक बिजनेस से स्टोरी की थी उनके खिलाफ, तो उसकी पूरी कॉपी ही मार्केट से गायब कर दी गई थी।
तो ये इतना तो मुझे 1995 से लेकर 2020 तक 25 सालों तक मैंने सिटी केबल में 8 साल रहा हूँ, 14 साल इंडिया टुडे में रहा हूँ, 1.5 साल में हिंदुस्तान अखबार में रहा हूँ, 6 महीने अमर उजाला में। तो इन सब में मैं विज्ञापन विभाग में रहा हूँ। मुझे मालूम है कि खबरों विज्ञापन में जो भी बड़ा विज्ञापन दाता होता है उसका इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है संपादकीय पे, और संपादकीय को सब जगह सामान्यतः बड़े विज्ञापन दाताओं की शर्तों को मानना पड़ता है। ये एक अघोषित सत्य है, और इस अघोषित सत्य को मैंने अपने 1995 से लेकर 2020 तक के कार्यकाल में अच्छी तरह से महसूस किया है। और ये आप मेरे से नहीं है, किसी भी बड़े अखबार के मीडिया के मार्केटिंग हेड से बात कर लीजिए, उनके संपादक से बात कर लीजिए, एक अघोषित समझौता हो जाता है। इससे सरकार ही नहीं, कोई बड़ा विज्ञापन आता है, सहारा का केस देख लीजिए, सहारा के खिलाफ कहाँ खबर छपती थी, आज भी नहीं छपा। तो अभी योगी जी सबसे बड़े विज्ञापन दाता हैं क्या? हाँ, यूपी में तो, अरे योगी जी नहीं, ये परंपरा मायावती जी के जमाने से शुरू हो गई थी। मायावती जी के जमाने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार का जो विज्ञापन से अखबारों को आमदनी होती थी, वो मुश्किल से, अगर मान लीजिए लखनऊ में जागरण 50 करोड़ करता था आज से 15-20 साल पहले, तो 50 करोड़ में 5-6 करोड़ रुपए जब सरकार से आता था। अब अगर लखनऊ में जागरण 100-125 करोड़ रहा है, तो 60-70 करोड़ तो यूपी सरकार से ही आ रहा है। क्योंकि पिछले 5-6-7 सालों में धीरे धीरे रियल एस्टेट बैठ गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठ गया, एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर विज्ञापन दाता होता था, वो भी बैठ गया। तो उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से हुई? सरकार वो जब रोज सरकारों को विज्ञापन आने लगे, रोज तमाम तरह की स्कीमें आने लगी, और इससे अखबार के एम्प्लॉइज का भी बहुत फायदा हुआ। आखिरी सवाल है, आपकी एक फोटो है अखिलेश यादव के साथ, अभी हाल फिलहाल आप उनसे मुलाकात करके आए हैं अखिलेश यादव से, जिसकी फोटो आपने शेयर की है फेसबुक पे। हाँ। उसमें क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या मैंने आप पॉलिटिक्स में आने का इरादा है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना नहीं, चाहते हैं? अखिलेश जी से मेरे 2010 से संबंध है। और अखिलेश जी के बारे में आपके मन से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने अखिलेश जी के खिलाफ बहुत जम के ट्वीट किया था 2017 तक। कभी भी उनकी पार्टी में, उनके पार्टी ऑफिस में जाता था ना, उन्हीं के सरकार के किसी अधिकारी ने मुझे टोका। तब भी सहगल साहब इंचार्ज थे कि तुम क्या मेरे किसी ने नहीं टोका कि तुम अखिलेश यादव के खिलाफ क्या लिख रहे हो। तो अखिलेश जी एक बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैं बेरोजगार हुआ था तो मैंने कहा बात करने जाता हूँ, मिलने गया, मिला उनसे, बातचीत हुआ। मेरी एक योजना है कि वेबसाइट लॉन्च करने की, मैं चाहता हूँ कि उस वेबसाइट को अखिलेश जी लॉन्च करें, और उस वेबसाइट का नाम मैंने रखा है खबर बिकती है .com, क्योंकि पिछले 25 साल मैंने देखा कि खबरें कैसे बिकती हैं और किस तरह से छपती हैं। तो चूंकि जो मैंने महसूस किया है, तो मैं एक छोटा खबर बिकती है .com नाम है भाई ये। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जनता से कि जनता 25 रुपए का अखबार खरीदना शुरू कर दे, हिम्मत करे। आप दिन भर में 20 रुपए 25 रुपए चाय पान मसाला में खर्चा कर देते हैं, आप हिम्मत करिए, 25 रुपए का अखबार खरीदिए। बड़ा जैसी वेबसाइट को पढ़ने के लिए हर महीने 200 रुपए दीजिए। आपको लोग चाहते हैं कि ईमानदारी से खबरें लिखें, लेकिन मजबूरी क्या है कि अखबार 25 रुपए का बिकेगा नहीं, अखबार बिकेगा 5-6 रुपए का। तो उस अखबार के चलाने वाले हमारे जैसे लोग जो नौकरी करते हैं, वो जाएंगे अखबारों में, सरकारी बाबुओं के पास, अधिकारियों के पास बैठेंगे, साहब विज्ञापन दे दो। जी 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 जी। तो ये है, बाकी आपकी 14 साल की यात्रा के बाद ये जो एक जीवन है जिसमें रोजगार नहीं है और बहुत सारे सहयोग के बल पे आप चल रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें भी आती जा रही हैं, तो आगे जो आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं उससे कोई अर्निंग भी होगी, या मतलब कैसे, वो सिर्फ आपकी जो है पैशन के कारण वो लॉन्च कर रहे हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल यही रहेगा कि मैं पब्लिक से फंड कराऊंगा उसको। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि जब तुम इंडियन डे के लिए 9 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हो, एक जमाने में मैंने 9 करोड़ रुपए साल तक दिया है, तो तुम अपने बिजनेस वेंचर के लिए 50 लाख या 1 करोड़ क्यों नहीं कर सकते हो? तो वो लाइन मुझे बार बार इंस्पायर करती है। अजीत झा हमारे इंडिया टुडे के एडिटर रिसर्च थे, आजकल आउटलुक के साथ जुड़े हुए रिटायरमेंट के बाद, तो उनकी एक लाइन मुझे छू गई कि आलोक, आप भूल रहे हैं कि आप इंडिया टुडे के लिए 9 करोड़ रुपए साल तक इकट्ठा कर सकते थे इसी अपनी मेहनत से, तो आप अपने मीडिया वेंचर के लिए 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और पिछले 6 महीनों में
जिन 30 मित्रों ने मुझे मदद की है, उससे मुझे पता चला कि दुनिया में लोग चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें। तो बनस्पत इसके कि मुझे लग रहा है कि अब जो सोशल मीडिया, और आप इसके सबसे बड़े उदाहरण है यशवंत भाई। आपने 2006-7 में जब बड़ा शुरू किया था, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आते थे, और आज आप 14 बाद आप मतलब आपकी वजह से बहुत लोगों ने बोलना सीखा, लिखना सीखा। क्योंकि मुझे याद है कि अखबार का आदमी पब्लिक में तो बहुत बोलता है, लेकिन अपने संस्थान के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो आप भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम जैसे लोगों के लिए, कि अब कम से कम एक चीज तो है ना कि मुझे सुकून की नींद तो आती है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग फिर ऐसे ही जुड़ेंगे, कभी बतियाएंगे। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, है ना। आप सफल आपने होइए। मुझे बात करने का मौका दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू भाई।